हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। सॉरी बट 2-3 दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी। बट हाँ, आज से रेगुलर क्लास आपको मिलने वाली है। और देखो, पिछले क्लास में मैंने बाई चांस 37 क्वेश्चन ही कंप्लीट किया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो वो हम लोग 37 के बाद से शुरू करने जा रहे हैं। और हाँ, जो इस क्लास को देख रहे हो उन्हें नहीं पता अगर कि यहाँ पे पीवाईक्यू की क्लास होती है, तो प्लीज़ जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख लो। प्लेलिस्ट नॉट, मेरे बहुत सारे पीवाईक्यू के क्लासेस अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। आप उसके क्वेश्चंस देख के समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। और हाँ, रेगुलर टॉपिक वाइज इसी चैनल पे आपको क्लासेस मिलते जा रही हैं। और ये लास्ट टॉपिक चल रही है जो विज्ञान की है, विज्ञान में जीव विज्ञान की है। ओके, तो मैंने 190 क्वेश्चन है 20 ईयर्स में पूछे गए थे, ये आप लोग को पता होगा जो क्लास 1 से देख रहे हैं। हाँ, मैंने 137 तक कंप्लीट कर दिए। तो देखते हैं आज की क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हो सकता है ये लास्ट क्लास हो, तो हाँ, जो क्लास को देख रहे हैं वो क्लास के एंड तक बने रहो। एंड हाँ, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, तो शुरू करें आज की क्लास। देखो, क्वेश्चन नंबर 137 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। इसे एक बार और बता देती हूँ क्या था 137 क्वेश्चन में, मैंने शायद अच्छे से नहीं बताया था। तो देखो, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल परिमाप होता है, तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ आदमी का रक्त का परिमाप होता है। ओके, देखो, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। देखो, जो रक्त यानी ब्लड है वो तरल यानी कि लिक्विड ही है, पर संयोजिक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये बात याद रखना। यह लाल रंग का जल से भारी क्षारीय तरल 7.4 होता है। देखो, जो खून होता है वो लाल रंग का होता है, और ये भी पता होगा कि रेड होने का कारण हीमोग्लोबिन होता है ना। और जल से भारी, ठीक है, पानी से भारी है, क्षारीय यानी बेसिक इन नेचर है, और इसका पीएच वैल्यू कितना है 7.4। तो खून के बारे में कितने सारे इंपॉर्टेंट 3 बात, कनेक्टिव टिश्यू है, लाल रंग का होता है, जल से भारी होता है, और देखो ये बेसिक होता है, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4, ठीक है। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, सभी को पता होगा। जो शरीर का भार का 7% होता है। महिलाओं में 20 से 25% रक्त कम पाया जाता है, ठीक है। महिलाओं में थोड़ा कम खून कम पाया जाता है, ठीक है। इसमें प्लाज्मा और रुधिर नाड़ू, देखो खून का जो क्या क्या इसमें होते हैं वो देखो, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, और बहुत सारे अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद होते हैं, लिक्विड होते हैं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारी चीज़ हुए ना। तो खून इस चीज़ से बना होता है। तो खून के बारे में सब जान चुके हैं। अब हम आते हैं 138 पे, ठीक है। और यहाँ ये बात नहीं भूलना कि जो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं उसमें डबल स्टार लगाते हो, तो प्लीज़ इसके साथ नोट्स बनाते चलना, आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होंगे। ये 25 अक्टूबर का हमारा क्या आपसे कह सकते हो आखिरी चैलेंज है। जो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे वो नोट्स ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पीवाईक्यू की वैल्यू बीपीएससी में क्या है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 138 में आते हैं। देखो, टाइफॉइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफॉइड और कॉलरा जो है वो उदाहरण है किस में, तो जलजन्य रोगों, मतलब पानी से फैल जाता है। तो ये कहाँ, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ओके, देखो, टाइफॉइड और कॉलरा जलजन्य रोग है। टाइफॉइड रोग सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा संदूषित जल से होता है। देखो, जो जल में सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आ जाती है उससे हमें टाइफॉइड रोग हो जाता है। तो ये बात याद रखना, बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। ओके, अब हम देखो, जबकि कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से संदूषित जल पीने या भोजन से होता है, ठीक है। और कॉलेरा जो होता है विब्रियो कॉलेरी नाम क्या है इसका, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से संदूषित जल, मतलब उससे प्रभावित जल या भोजन से, खाने पीने से हमें कॉलेरा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत यानी लीवर में और हमारे मसल्स में ऊर्जा जमा होती है, तो वो किस फॉर्म में होती है, तो वो होती है ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सबको मारेंगे। अब हम आते हैं, देखो इसका एक्सप्लेनेशन जो ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें
हर क्वेश्चन के पीछे का जो क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसे पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपने कुछ पढ़ के उठा है। ओके, तो देखो, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो सभी को बात मतलब पता ही होगा कि हमें काम करने के लिए हमें एनर्जी की वर्क के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है तब ग्लूकोज ग्लूकोजेन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक्सेस ग्लूकोज ले लिया ओके, उसका ज़रूरत भी नहीं था तो हमारे वो लीवर और हमारे बॉडी में मांसपेशियों में जमा हो जाती है। ओके, ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 140। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर डी राइट मारना। अब इसके बारे में तो देखो कितने सारे बातें हैं। देखो, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया का खोज किया था, जीवाणु का। ठीक है, और देखो दिमित्री इवानोवस्की वायरस का। ठीक है, जॉन एक्स चाइल्ड पोलियो वैक्सीन का, रोनाल्ड कॉस मलेरिया परजीवी व चिकित्सा, बेटिंग इंसुलिन। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, बेटिंग इंसुलिन ये तो इम्पॉर्टेंट है। ये एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, रॉबर्ट कोच टीबी बैक्टीरिया, फ्लेमिंग पेनिसिलिन, है ना, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 141 क्या कह रहा है? 141 कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो विविधता का कारण होता है ऑप्शन नंबर डी सी मारेंगे, उत्परिवर्तन। ठीक है, नव डार्विनवाद। देखो, जो डार्विनवाद था उसके अनुसार उत्पन्न द्वारा जीवनों में विविधता आती है। ये परिवर्तन वंशागत होते हैं। ओके, वंशागत मतलब हेरिडेटरी होते हैं परिवर्तन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में। कीट संवर्धक क्या है? कीट संवर्धक का मतलब क्या होगा? जो कीट से रिलेटेड वृद्धि के बारे में हमें जानकारी देता हो। तो ये ऑप्शन नंबर ए सबको करेक्ट लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी है, इसे नोट कर लेना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, मतलब आप लोग बहुत ईजिली इसे याद कर सकते हो। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ठीक है, इटियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। हाँ, इसका कोई ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी जीवधारियों का अध्ययन, जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। पिसिकल्चर मत्स्य पालन तो सभी जानते होंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 143 में। देखो, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कहते हैं उसे माइकोप्लाज्मा। ये इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होगा, जो क्लास 12 में सीरियस स्टूडेंट होंगे उसके ये माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट मारेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा जीव है। ओके, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास प्रजनन करने के समर्थ है। यह प्रोकैरियोटिक जीव है, ये याद रखना। माइकोप्लाज्मा क्या है? प्रोकैरियोटिक है, जो जीवाणु तथा विषाणु से विभिन्न है। ओके, ना जीवाणु है, ना विषाणु है, ना बैक्टीरिया है, ना ही वायरस है। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और सबसे छोटा है और उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 144। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी राइट मारेंगे। दक्षिण अफ्रीका। प्रतिरोपण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, इसका कोई कंफ्यूजन मत रखना। ओके, तो डॉक्टर देखो क्रिश्चियन बर्नार्डे ने सर्वप्रथम 1967 में मानव हृदय का हार्ट ट्रांसप्लांट अफ्रीका के केपटाउन शहर में की थी। इम्पोर्टेंट है ना, केपटाउन शहर में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और कब? 1967 में। अमेरिकी सर्जन नॉर्मन सोमवे और ब्रूस सिस्टमको को विश्व का पहला हृदय फेफड़ा प्रतिरोपण 1981 में किया। देखो, हृदय और फेफड़ा दोनों का 1981 में अमेरिका में हुआ, लेकिन सबसे पहले अफ्रीका में 1967 में हृदय का हो चुका था। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार वाल्टन लीलेहल ने किया। एडवर्सन एंड स्टेप्टो ने सर्वप्रथम प्रकनली शिशु का आविष्कार किया। ये बात है, देखो एडवर्सन और स्टेप्टो ने प्रकनली शिशु मतलब समझे? नहीं समझे? अरे टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार किया। ओके, तो अच्छे से समझना। ठीक है, नो एनी कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 145 क्या कह रहा है?
145 कह रहा है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह होता है, तो ये होता है 1200 सीसी। ऑप्शन नंबर सी राइट, सी नहीं, नॉट बी। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, उतना खास नहीं है, फिर भी पढ़ लेना, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ना। अब देखो पादप कली है, तो पादप कली क्या है, भ्रूण टहनी है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट मारेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। और विकसित एम्ब्रियोनिक शूट को कली कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 एंड 140। देखो 147 का हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन देखो 153 से 55 बीपीएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ना एंड केयरफुली ध्यान देंगे हम। देखो प्रकाश संश्लेषण होता है, ओ माय गॉड, सबसे इजी क्वेश्चन एंड सबसे ही इजी क्वेश्चन, ये तो मैं सबसे इजी कहूँगी, सभी कोई जानते होंगे। लगाओ आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये प्रोसेस तो सभी को याद होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कैसे प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट था और इजी था। क्वेश्चन नंबर 148 में जाते हैं। 148 पढ़ें। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन डबल रिपीटेड है, इसे स्टार लगा लेना। हेलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये डबल रिपीटेड है, मेरे पिछले क्लासेस में इसे बता रखा है, तो याद रखना। और इसका इम्पोर्टेंट बात बस ये है कि जो देखो ये क्या है, देखो सूक्ष्म स्थान यानी कि मरुस्थल और बर्फीले जगह पर जो उगते हैं उसे जेरोफाइट कहते हैं, ये याद रखना। और जबकि पानी में जो उगते हैं जलीय होते हैं जो, उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। अच्छे से मेरी पेन नहीं चली, बट हाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 149 पे। 149 क्या कह रहे हैं, पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है, तो इसे ऑप्शन नंबर डी लगा दो। देखो जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से, भू आकृति घटकों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 150 क्या कह रहा है, संवहनी वस्क्यूलर, मतलब संवहनी यानी वस्क्यूलर पौधे में पानी ऊपर किसे जाता है। ओ माय गॉड, जाइलम टिश्यू, ये भी लगता है एक क्लास पीछे ये मैंने पढ़ाया कि जाइलम टिश्यू पानी को लेके जाता है, और इसका भी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये पानी को अब्जॉर्ब करता है मट्टी से। ठीक है, देखो जाइलम ऊतक से जलीय खनिज लवणों को लेके जाता है, ओ माय पेन, पत्तियों तक पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, ये बात मैंने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम, ओ सॉरी यार चल ही नहीं रहा। और फ्लोएम क्या होता है कि जो फूड जो बनाता है प्लांट, वो पूरे बॉडी को, मतलब प्लांट के बॉडी को प्रोवाइड करता है फ्लोएम के ट्यूब के थ्रू। ठीक, अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 हुआ ना, तो 150 के बाद आते हैं 151। तो 151 पढ़े, क्या कह रहे हैं, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी शाखा। ओके, कैसे, तो वो देखो पौधे का वह भाग जो भ्रूण के मूल अंकुर यानी रेडिकल से विकसित होता है उसे जड़ यानी रूट कहते हैं। यह प्रकाश के विपरीत तथा भूमि की ओर बढ़ती है। ठीक है, तना भूमि के ऊपर होता है एवं प्रकाश की ओर विपरीत वृद्धि करता है। शाखाएं तना पर ही विकसित होती हैं जिससे फूल बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 152। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अब इससे क्या समझेंगे वो देख लेते हैं। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है जो सहज कार्यों को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली का परिवर्धन एक प्रकार का स्वपोषी क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये बातें याद रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पढ़ते हैं। देखो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स तो सभी जानते होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग जेनेटिक्स क्लास 12 में। तो ये हम लोग पढ़े थे ना, हेरिडिटी का यानी अनुवांशिकता का हम लोग पढ़े थे, उसके बारे में अनुवांशिकता का हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर डी आँख बंद करके लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 154,
मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी राइट मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन से। ठीक है। और ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मैं इसे पढ़ देती हूँ, आपको भी सुन लेना है। तो देखो, लैंगिक जो ग्रेगर जॉर्ज जॉन मेंडल थे, उन्हें देखो आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का यानी जेनेटिक का फादर कहा जाता है। ये मेंडल से आपको कहा जाता है। इनका सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित था। इन्होंने अपने प्रयोगिक एक मटर पे किया था। ओके, 2 अलग गुणों के वाले पौधे मटर को, ये तो आप लोग को सबको पता होगा, क्लास 10th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। मेंडल के 3 नियम प्रभाविता का नियम है। देखो, ये उन्होंने 3 नियम जो दिए थे वो ज़्यादा यूजफुल थे। तो देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला, और लॉ ऑफ सिग्रेशन, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अब्जॉर्बमेंट। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में कि उसने कितने प्रभावित दिए थे, या फिर इन चारों में से कौन से मेंडल के क्या उसे बोल सकते हैं सिद्धांत है, यानी नियम है, रूल है। तो ये याद रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है भ्रूण किस में मिलता है? बीज में मिलता है ना, बीज में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट कर देंगे। भ्रूण किस में मिलता है यानी एम्ब्रॉय किस में मिलता है? तो वो मिलता है सीड्स में। ओके, सीड्स में। आ जाओ आगे 155 के बाद 156 क्या कह रहे हैं? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये उपयुक्त सभी होगा। देखो, जीन का मतलब ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, सफलिंग से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में क्या कहना क्या चाहते हो। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जो प्रजनन है वो जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन का इंग्लिश क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें माता पिता द्वारा अपने संतानों का उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, इसमें पेरेंट्स होते हैं, इसमें पेरेंट होते हैं, यानी कि फादर एंड मदर होते ही हैं। लैंगिक जनन के आनुवंशिकता विचरण जीन यानी कि ब्लेंडिंग, क्रोमोसोम के बदलाव और जीन का मिश्रण यानी सफलिंग द्वारा किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ चलते हैं। बहुत जल्दी आगे पढ़ेंगे, जल्दी से ख़त्म करेंगे, तभी तो हम नए टॉपिक्स ला पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 157 करा, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन बायोलॉजी में कैसे आ गया? तो ये उस समय का है, तो उस समय उत्तर प्रदेश था, तो ये लगा सकते हो। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगे क्योंकि ये करंट में नहीं है, अब चेंज हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 158। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश। पर ये भी गलत साबित होगा, पर उस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है इंद्रधनुष ये क्रांति का संबंध था। तो इंद्रधनुष ये क्रांति का संबंध एक से नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रधनुष में एक कलर नहीं होते हैं, और कलर के हिसाब से भी चलो तो सभी लगा दो, हरित, श्वेत, नीली, सब। ऑप्शन नंबर डी राइट मारेंगे। ओके, और देखो, इंद्रधनुष क्रांति के तहत कई क्रांतिकारियों शामिल, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली, पीली, लाल, सभी क्रांति आदि क्रांति इसमें आती हैं। ओके, अब 160 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। तो ये था ऑप्शन नंबर डी, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना, जो यहाँ तक लास्ट है। ज़्यादा लंबी क्वेश्चन मुझे नहीं बनाने हैं, ज़्यादा लंबे क्लास। तो हाँ, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लास्ट के 30 क्वेश्चन एंड लास्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हम माइक्रो टॉपिक शुरू करने वाले, तो लास्ट क्लास का मैं देखते ज़रूर जाना। एंड हाँ, जो लास्ट तक बने हुए वो लाइक एंड कमेंट जरूर करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।